में, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर रहे, उस समय नुकसान किसको होगा? हमको होगा। ये रास्ता नहीं अपनाना है तो क्या करना है? निकालना है। जोरदार गुस्सा हो गए, बरस गए, कुछ का कुछ कर दी, क्या ये रास्ता अपनाना है? नहीं अपनाना है। तो क्या रास्ता अपनाना है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको जब भी गुस्सा आए, ठीक है, जब भी गुस्सा आए, अब आपको जो मैं बातें बता रहा हूं वो थोड़ी दार्शनिक स्तर की हो सकती है, या आपको लगेगा ये कोई प्रवचन जैसा लग रहा है, लेकिन आपको इसको मानना ही है, फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जब भी गुस्सा आए तो आपको ये कल्पना करना है कि मेरे अंदर से मैं निकल करके, यानी मेरी आत्मा निकल के यहां खड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी फिलोसॉफी सुनिएगा, उसके बाद ही आप लोग कुछ बोलिएगा, मैं पूरा सुनूंगा, ठीक है? क्या करना है आपको? आपको समझना है कि मैं अपने भीतर से निकल करके यहाँ खड़ा हूं। जैसे आपने टीवी फिल्मों सीरियलों में सुना होगा, जब कोई व्यक्ति खुद से वार्तालाप करता है, क्या तुम उसको ऐसे बोलने नहीं दोगी? फिर वो ही वहां उधर जाते, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोलने दूंगी, ऐसा होता है, देखिए आप। तो आपको यहाँ पे खुद को बाजू में रख करके खड़े करना है, खुद को। बात समझ आ रही है? हाँ, अपने मन को। आप ये सोचना है कि मैं, मेरा जो स्वरूप है वहां जाके खड़ा हुआ है। क्या आपको पता है हमारे सबके मन साझे हैं? हमारा शरीर अलग है, मन एक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, और ये बिल्कुल सच है, कि हमारा जो मन है ना, जिसमें जो प्राण तत्व है, मरने के बाद बॉडी शेष रहती है, तो ऐसी क्या चीजें जो हमें जिंदा बनाए हुए है? तो वो प्राण तत्व जो मन है ना, वास्तव में वही परम का अंश है, वही परमात्मा है। आप उसको याद रखिए। तो एक तो मैं आपको पता है कि आपको कल्पना करनी है कि स्वयं को कहां रखना है? साइड किनारे रखे, और बस आप समझ जाना है कि मैं यहां जो खड़ा हूं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो वहां खड़ा हूं, और ये सब मिल रहा है एक पिक्चर, ये पिक्चर चल रहा है और मैं उस पिक्चर को देख रहा हूं। क्या आप पर्दे पर कोई पिक्चर देखते हैं, वहां कोई आगजनी, कोई भूकंप, कोई दुर्घटना, कोई मारकाट, कोई, तो क्या आप गुस्सा होते हैं? क्या आपके लिए महत्व क्या है? एक पिक्चर है, आप केवल एक फिल्म तो को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई फिल्म चल रहा है, अच्छा अब ये उसने साजिश रची, इसने उसको मारा, तो आपके लिए तो वो रोमांचक घटना हो जाती है, आपके लिए तो वो मनोरंजन हो जाता है। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या किसी ने किसको गाली दे दी तो आपको गुस्सा आया? आया क्या? आप उसको आप उसको आता है, आता है। आप क्या पर्दा फोड़ देते हैं? क्या फोड़ देते हैं? क्या कुल मिलाकर के है तो वो, सुनो ना प्लीज, मुझे बताने दीजिए। चलिए, सर जी ने सही कहा कि अगर हम बिल्कुल एकदम डूब कर देखते हैं तो कभी कभार भावुक दृश्य देखते समय हमारी आंखों से क्यों नहीं आते? आएंगे, आप इंसान है, आएंगे ही। तो क्या आप, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आप ऐसा करते हैं क्या? हाँ ठीक है, लेकिन आप इस बात को तो जान रहे होते हैं ना कि वो क्या चल रहा है? पर्दे पर एक नाटक चल रहा है, पिक्चर चल रहा है। आप उसी दृश्य को एक पिक्चर के रूप में देखें, एक नाटक के रूप में देखें, और सिर्फ देखें, दृष्टा बन करके देखें। आप किताबें पढ़िएगा, अगर ओशो की, कृष्णमूर्ति जी की बुक पढ़िएगा, उन्होंने कहा है दृष्टा और साक्षी बनकर देखो। आप ये समझो कि पिक्चर चल रही है, मुझे उसको देखना है, न केवल इस घटना को बल्कि पूरे संसार को, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को। आप ये देखो कि मैं नहीं जी रहा हूं, कोई आदमी जी रहा है, और मुझे उसको केवल क्या करना है? मैं उसको देख रहा हूं, दृष्टा बनकर देख रहा हूं। यकीन मानिए, आपके लिए वो बात, आप लोग, इस बात पर मेरे को गुस्सा आ रहा था, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है इस बात में, कुछ दम नहीं है। कोई हमको कुछ बुरा बोलता है और हमको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब क्या हमारे आत्मसम्मान की दीवारें इतनी कमजोर है कि उसकी दो बातों से टूट जाएगी? क्या मतलब? अगर आप, हम बोलते ना, मैंने उसको सुना दिया क्योंकि मेरे आत्मसम्मान पे आ पड़ी थी, मेरा आत्मसम्मान की बात थी, मैंने उसको सुना दिया, असल में वो उल्टा बोल रहा है। मैं क्या समझता हूं, कोई भी बोल देता है ना, इसमें इतनी समझ उसका आई थी, बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं, अगर कोई आपको कुछ उलझुल उल्टा सुल्टा कहे तो मनी मन खाओ, पागल है साला, छोड़ करके आप आगे बढ़ो। अरे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलते नहीं, मेरे आत्मसम्मान की बात है, मैं उसको दो के बदले चार सुनाऊंगा, ईंट के बदले पत्थर दूंगा, तो ये आपका आत्मसम्मान उस समय मजबूत नहीं है, क्या है उस समय? कमजोर है। तभी तो दो छोटी सी बातों से आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। अगर आपका आत्मसम्मान मजबूत है, अगर आप अपनी इज्जत करते हो, तो उसकी किसी भी बात से आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। और विवेकानंद जी ने कहा था ना, जब वो दैनिक गए थे, 5 घर जाते थे ना, तो एक महिला ने उनको कहा कि इतने बड़े अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो और भिक्षा मांगते हो, बहुत कुछ सुनाया, और उसको ना, फिर उनको ना भिक्षा मिला, तो उन्होंने कहा कि जैसे ये भिक्षा में नहीं होगा, जैसे आपके शब्द आपके पास है, जैसे ये भिक्षा भी आपके पास, मेरे पास है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
यही सही है, सही है। एक बार महात्मा बुद्ध, हाँ सीधी सी बात, सही है, सही है। एक बार महात्मा बुद्ध जी किसी रास्ते से जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको दो चार अपशब्द कहे, उनका दिल दुखाने के लिए कि अब ये पलट के देखेंगे और फिर मुझसे वार्तालाप करेंगे। उन्होंने मुड़ तक नहीं देखा, उनको वो सुन रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो बहुत सुना है, बहुत सुना है। फिर उनसे खुद को रहा नहीं किया, उनको खुद को बुरा लग गया कि ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सामने जाके पूछे, मैं आपको कब से इतना अपशब्द कहते जा रहा हूँ, आप हैं कि मुझे कुछ कहते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा मान लो बर्थडे आए और तुमको कोई गिफ्ट देने आए और तुम उसको गिफ्ट को लेने से इनकार कर दो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो कहेंगे जो देने आएगा उसी के पास रहेगा। तो बस तुमने मुझे कुछ देने की कोशिश की और मैंने उसको, अरे हम अपने मर्जी के मालिक हैं। दुखी होना, कोई आपको दर्द दे सकता है, लेकिन उस दर्द से दुखी होना है कि, ये आप पर डिपेंड करता है। इंसान के पास सब कुछ अगर उसका खो भी जाए, याद रखिएगा मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ये बात आपको किसी भी दुख से ऊपर उठा देगी, किसी भी प्रकार की। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास संसार में कुछ भी ना बचा हो, कुछ भी ना मतलब कुछ भी ना, सिर्फ वो अकेला व्यक्ति सड़क पे है, उसकी घर बार संपत्ति रिश्ते नाते योग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान और सुखी इंसान बन सकता है। तो आप बोलोगे सर उसके पास कुछ नहीं है, तो अब आप पूछिए कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब वो सबसे खुश इंसान और सबसे सुखी इंसान कैसे बन सकता है? बताइए कैसे बन सकता है? मैं बताऊं, विचारों की शक्ति से। विचार उत्पन्न करने की शक्ति आपके पास है। आप दुनिया की कोई भी घटना घट जाए, घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। याद रखना, आप बोलोगे ये बहुत बुरा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। याद रखिए, घटना में अपने आप में कोई लेबल स्टिकर नहीं चिपका होता कि ये बुरी है कि अच्छी है। तो अच्छी बुरी कब होती है? आप अपने मन में उस घटना के प्रति जैसी व्याख्या करते हैं ना, वो आपको उस घटना के लिए, मतलब आप बोलते हो ये अच्छी है बुरी, आप उसमें लेबल लगाते हैं। किसी घटना में लेबल ना लगाएं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, घटना को केवल घटना के रूप में देखें। आप उसकी व्याख्या करते हो और व्याख्या हमेशा अधिकतर नेगेटिव होती है। इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मैंने उसको पंखा चालू करने को कहा, वो मेरी बात अनसुना करके चला गया। आप उसको ऐसा समझिए कि हाँ पंखा चालू सिर्फ नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई टिप्पणी मन में न बनाए, कोई व्याख्या न करें। अब आप मेरी इतनी सारी बातों को सुनने के बाद बोलेंगे सर आपने गुस्से वाली बात बीच में छोड़ दी, आपने कहा दृष्टा बना करके देखना चाहिए, वो एक कंसेप्ट तो समझ में आया, लेकिन हम क्लास में अगर कोई बच्चे हल्ले करते रहे और हम दृष्टा बनकर देखते रहे तो हो गया खेल तमाशा, अनुशासन गया। तब क्या करें? प्रश्न उठ रहा है ना मन में। अब क्या करना है वो भी सुनो, हर प्रश्न का उत्तर है। अब सुनो, मैं आपको विधि बता रहा हूं, गुस्सा करते हुए भी शांत रहना। गुस्सा करते हुए भी शांत रहना, कौन ऐसा रह सकता है भाई? हम आपको बतलाते हैं कौन ऐसा रह सकता है। सुनिए ध्यान से। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको गुस्सा करने का अभिनय करना है। ये कला आपको भले ही तुरंत सीखने को न मिले, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। आप डांटिए बच्चों को, लेकिन खुद को डांटता हुआ देखिए। उस समय भी अपने आप को दृष्टा के रूप में वहां बैठाइए बाजू में और खुद इस दृश्य को देखिए। याद रखिएगा, गुस्से में इंसान उसी समय कंट्रोल नहीं रख पाता या उसी समय कुछ अनुचित कर देता है जब वो बेहोश होता है। याद रखिएगा कि गुस्से में जितने भी अनुचित काम हुए हैं दुनिया में, वो सब बेहोशी में हुए हैं। आप लिख के ले लीजिए। यकीन नहीं आपको? गुस्से में जब आप होते हैं, आईने में अपना चेहरा देखिएगा, आपको हंसी ना आ जाए तो कहिएगा मैं इतना कुरूप दिखता हूं, मेरा चेहरा तो इतना सुंदर है, लेकिन मैं गुस्सा जब होता हूं, जब आईने में देखता हूं, उस समय आप अपने चेहरे की बनावट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा क्या कर देता है इंसान को। बात समझ आ रही है? आईने में एक बार चेहरा देखिएगा आप। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप गुस्सा कीजिए, लेकिन अपने आप को गुस्सा करते हुए देखिए। जब आप अपने आप को गुस्सा करते हुए देखेंगे ना, तो हर शब्द आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ बोलेंगे। इसको बोलते हैं प्लानिंग के साथ गुस्सा करना। बच्चों को बोलिए इसको ऐसे मत रखो, उसको शांत हो जाओ। गुस्सा कर रहे हो आप उस पर, लेकिन खुद को भी गुस्सा करते हुए आप देख रहे हो। दृष्टा बन, वहां खड़े हो जाओ खुद को और खुद देखो, एक्टिंग करो गुस्सा करने की। लिख के ले लो, आपका मन अशांत नहीं होगा, आपको अफसोस नहीं होगा, आपको पश्चाताप नहीं होगा। आपके मुंह से, आपकी वाणी से या आपके हाथों से कोई भी अनुचित कर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय आप सजग हैं,
उस समय आप होश में हैं। होश में गलत काम हो ही नहीं सकता, गलत काम हमेशा बेहोशी में होता है। इसको बोलते हैं गुस्सा करते हुए भी गुस्सा न करना। ये सबसे बेस्ट विधि बताई गई है, सबसे बेस्ट विधि बताई गई है। आपने संत एकनाथ जी का नाम सुना है? वो संयम और धैर्य की और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। उनसे उनके गांव वाले करुणा विनम्रता की पराकाष्ठा देखी, वापस चले गए। आपको यकीन हो ना हो, ये घटना 107 बार घटी। कितने बार? 107 बार। जब वो नहा करके वापस आए, फिर से उसने थूक दिया, फिर वो गए नहाने। अब कितने स्नान पूर्ण हुए? 108। 108 का आंकड़ा आप लोग जानते हैं ना। वो आदमी खुद शर्म के मारे परेशान हो गया। ये आदमी है कि परेशान नहीं होता। जब वो बाहर आए, बोले कि मुझे, उनके चरणों में पड़ गए, मुझे क्षमा करो, आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपने क्रोधित हो ना तो दूर की बात, आपने मुझे कुछ कहा भी नहीं, मैं तो खुद ही शर्म के मारे मरा जा रहा हूं। तो उसने खुद अपनी बात बताई कि मुझे उन लोगों ने कहा था कि मैं आपको ऐसे परेशान करूं, क्योंकि वो मुझे इनाम देने वाले थे। मैं इनाम लेकर के ये काम करने को भिड़ा हूं। तो उन्होंने क्या कहा पता है? अरे पगले, अगर मुझे तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुमको वहां से इनाम मिलने वाला है, तो मैं पहले ही झूठ मूठ का तुम पर गुस्सा कर देता, ताकि तो कम से कम तुम्हारा भला तो हो जाए, तुमको वहां से इनाम तो मिल जाए। मतलब उनके पास कला थी झूठ मूठ का गुस्सा करने की। और नहीं तो वो देखे आपने कितनी विनम्रता से उन्होंने हर चीज सहा। अब आप बोलेंगे सर सहना गलत है। सर मैं कहता हूं क्यों सहते हैं आप कहते हैं कि सर मन में अगर अपन कुंठा रखेंगे, कुछ गलत बातें होंगी, कुछ गलत कर्म होंगे, किसी को अन्याय और अत्याचार करते हुए देखेंगे, और आप कहते हैं कि हम शांत रहें, हम क्रोध न करें, ये तो गलत बात है सर। अन्याय को सहना तो महापाप है। मैं कहता हूं मत सहिए, विद्रोह कीजिए। विद्रोह आप प्यार से कर सकते हैं। अब मैं गाड़ी चलाते जा रहा हूं, किसी ने ठोक दिया, गाड़ी को ठोक दिया। अब मेरे पास कई तरीके हैं उसको बोलने के। जैसे आप सामान्य तौर पे कोई अचानक से गाड़ी को ठोक दिया, गाड़ी का कुछ हेडलाइट वगैरह टूट गया, उस समय हमारी रिएक्शन क्या होती है? आप बताइए। आप सोच पा रहे हैं? या तो हमारे मुंह से कुछ अच्छे से शब्द निकल जाते हैं वो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि तुरंत हम बेहोशी में आ गए, तुरंत बेहोश हो गए हम लोग। बस नुकसान हो गया, सब सुना दिए। अरे भैया सुनाइए ना उसको, कौन मना करते ना सुनाइए, लेकिन अपनी वाणी का जो टोन है उसको नरम रख के भी तो सुना सकते हैं। अरे भाई साहब थोड़ा सा प्लीज देख के चलाइए। आप उसको प्यार से बोलिए, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी नहीं अखरेगा और वो आपकी बात को अच्छे से समझेगा, अच्छे से सुनेगा। तो गुस्से को दबाना भी नहीं है अपने को, आप उसको निकालते जाइए। ये सोचिए कि मन में से मेरे गुस्सा निकलते जा रहा है, मैं सबको क्षमा कर रहा हूं, सबके लिए दया लुटा रहा हूं। याद रखिएगा, आपसे जब गलती होती है तो आप ईश्वर से क्या कहते हैं? मुझे। जब हम अपने अपराधों, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी की उम्मीद चाहते हैं, तो हमें ऐसा ही सबके साथ भी करना चाहिए। किसी ने ईसा मसीह से पूछा कि अगर कोई पापी है तो आप उसको कितने बार माफ कर सकते हो, कितनी उसकी गलतियां सह सकते हो? तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? 7 बार। कितने बार? किंतु सिर्फ 7 नहीं, 70 बार 7। कितने बार 7? 70 बार 7। अर्थात उनके कहने का अर्थ यह था कि कोई बार बार गलती कर रहा, आप उसको बताइए, सुधारने की कोशिश कीजिए प्यार से, लेकिन दंड मत दीजिए, दंड मत दीजिए। आप बोलेंगे सर दंड नहीं देंगे तो फिर इतनी सारे ये सब बने हैं, वो सब कहां जाएंगे? देखो, हर दर्शन का, हर प्रश्न का एक प्रति प्रश्न भी है, ठीक है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत केसेस कम आते हैं कि हमें कोई बड़ा कांड या बड़ा निर्णय लेने की जरूरत पड़े। हमारा गुस्सा, हमारे निर्णय, हमारी पढ़ाई, हमारा कामकाज अधिकतर डेली लाइफ पे आधारित है, ठीक है ना। अधिकतर डेली लाइफ पे आधारित है कि नहीं है? मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया। चालू खाता है, संचयी खाता है, उन्होंने पूरा बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई सर मुझे आपने ये 3-4 प्रकार के जो खाते बताए हैं, उसमें तो मुझे पता नहीं सर कि कैसे पैसा जमा किया जाता है, ब्याज कैसे मिलता है, फिर हम उसको पैसा कैसे निकालते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। आप खुद ऐसे बच्चों को बताइए कि बेटा मैंने उनसे पूछा कि मुझे पता नहीं, ताकि उनको पता रहे कि हाँ, कि अगर उनको कुछ चीज पता नहीं तो कम से कम अपने मन में हीन भावना
मत लाएं हीन भावना। उनको उनको ये पता चले कि सर को भी तो बहुत सारी चीज नहीं पता, तो आप कहानी एक माध्यम से कहानी बना दीजिए कि मैं बेटा गया, फिर मैं उनसे पूछा भैया कि मेरे को खाते कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताइए, किसमें मैं इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बताया बेटा चालू खाता में ऐसे होता है, संचयी खाता में ऐसे होता है। बात समझ में आ रही है? ये आप अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन सीखने को किनको मिल रहा है? बच्चों को। उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं आएगी, हीन भावना जैसी कोई बात नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा कि हमको ये पता नहीं है, सर हमको डांट रहे हैं, कुछ नहीं आएगा। आप कहानी बना के उसको सिखा दीजिए पूरा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में है कोई बैंकिंग का कोई चैप्टर, 8वीं के गणित में है या 7वीं की गणित में है? पहले था भी नहीं है, 10वीं में आ गया है। अब आप बोलेंगे सर जैसे आप मान लो 10वीं कक्षा के बच्चों को छूट या डिस्काउंट का कुछ पढ़ा रहे हैं, लाभ हानि का पढ़ा रहे हैं, डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। मैं मार्केट गया सब्जी खरीदने, 40 रुपए किलो टमाटर बताया, मैंने उसको 30 लगाने को कहा, उसने मना कर दिया, उसने बोला भैया न 30 न 40 न 13 न मेरा, मैं 35 लगाऊंगा। तो मैंने 40 का टमाटर 35 रुपए किलो आया। बेटा कितना छूट मिला? 5 रुपया। बेटा परसेंट के हिसाब से निकालेंगे, बेटा परसेंट के हिसाब से तो भैया छूट की राशि को नीचे लिखते हैं बेटा, मतलब छूट की राशि को सॉरी ऊपर लिखते हैं, नीचे कितने में छूट मिली बेटा, क्रय मूल्य आपका क्या है उसको नीचे लिखो, गुणा 100। एक बार में समझेगा बच्चा, आप उसको डेली लाइफ पूरा उसके दिमाग में, अच्छा टमाटर गए लेने इतना, वो प्रैक्टिकल में जुड़ जाएगा। आप उसको क्रमिक बट्टा या क्रमिक छूट का अगर पढ़ाना चाहते हैं, उसको साड़ी के सेल का एग्जांपल दे दो। बेटा कल मार्केट गया, वहां पे साड़ी का एक सेल लगा हुआ था, आपको पता है वहां पे क्या लिखा हुआ था? 10 + 20 = 30% छूट। तो मैं मन में सोचा भाई ये हमको क्यों सिखाना चाह रहा है? 10 और 20 तो 30 होता है, 10 और 20 तो ये हमको क्यों सिखाना चाह रहा है? या बच्चे ने आपसे पूछ दिया सर ये ऐसा क्यों लिखा है? डायरेक्ट लिखना चाहिए ना उसको 30% का छूट करके, ये 10 + 20 = 30 लिखने का मतलब क्या है? ये होता है अब उसके मन में रुचि जागे कि आखिर क्या है 10 + 20 = 30 क्या है। तो अब आपको उसको बताना पड़ेगा, देखो बेटा मान लो कोई साड़ी कितने की है, 100 रुपया की है, अगर वो डायरेक्ट 30% का छूट देता तो साड़ी कितने में मिलती? 70 रुपया में मिलती, ठीक है ना भाई। लेकिन वो दुकान वाला दिमाग वाला है, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्रमिक छूट दिया ताकि उसको फायदा पहुंचे। कैसे फायदा पहुंचे? पहले उसने कितने प्रतिशत का छूट दिया? 10 का। 100 का 10% छूट कितना हुआ? 90 रुपया। अब 90 रुपया में कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है? अब 90 रुपया में 20% का छूट देगा तो 18 रुपया होगा। बात सुनना है? तो अब साड़ी कितने रुपए पड़ी? 90 में 18 गया तो 73 कितने की, और डायरेक्ट 30% की छूट दे रहा था तो 2 रुपया किसका फायदा हुआ? हर दुकानदार चाहेगा कि फायदा मेरा ज्यादा हो लेकिन छूट उसको ज्यादा दिखे। बात समझ में आ रही है? ये एग्जांपल से जब आप बच्चे को समझाओगे क्रमिक पट्टा, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा, उसके दिमाग में साड़ी सेल आ जाएगा सीधा, साड़ी सेल 10 + 20 = 30 सीधा उसके दिमाग में आ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं खुद भी नहीं भूला हूं। तो आप हर चीज दुनिया का, बेटा एक ट्रेन जा रही है किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, ट्रेन का कोई नाम दे दो, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी लंबाई इतनी है, जिस प्लेटफॉर्म से गुजर रही है वो प्लेटफॉर्म इतना है, ट्रेन की चाल बताओ, या ट्रेन की चाल इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। मैं कल रायपुर, हर चीज को कहानी, मनगढ़ंत कहानी से जोड़ दो, आप बच्चा उस कहानी में खो जाएगा, और कहानी सुनते सुनते वो टॉपिक समझ जाएगा। ये लिख के ले लो, वो कभी भूलेगा नहीं। कुछ भी आप बोलोगे सर इस टॉपिक में तो हमको कोई प्रश्न दिखेगा नहीं, आप टॉपिक बताइए, मैं उसको कहानी से जोड़ दूंगा। चलिए आप टॉपिक बताइए कि सर हम गणित का ये टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसको किस कहानी से जोड़ें, पता नहीं। आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी कॉमेडी वाली बात, एक जोक बता रहा हूं मैं आपको। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा 1/2 और 2/3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो सारे बच्चे चुप, दो भिन्नों है, दोनों भिन्नों की तुलना करनी है, बड़ा छोटा पहचान नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? अब तो टीचर ने पूछा मान लो, अब उसने दारू का एग्जांपल लिया, एक मैं जोक में पढ़ा था उसने, चलो मैं आपको पानी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। बेटा 1 गिलास पानी को 2 लोगों को बांटेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ 2 गिलास पानी है, उसको 3 लोग को बांटेंगे। बेटा किसको ज्यादा मिलेगा बताओ? सर 2 गिलास पानी है और 3 लोग को बांट रहे हैं, और यहाँ पे 1 गिलास पानी को 2 लोग को बांट रहे हैं। सर उन लोग को ज्यादा मिलेगा। सर मन में महसूस होगा ना, मन में पक्का महसूस, बच्चों को महसूस होगा, महसूस कराओ उनको सोचने में मजबूर करो कि 1 पौवा 2 लोग में बांटेंगे और 2 पौवा 3 लोग में बांटेंगे, किसको ज्यादा मिलेगा? तुरंत क्लिक करेगा, तुरंत क्लिक करेगा दिमाग में, आएगा कि नहीं आएगा बताओ?
बच्चा सीख जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है करके। आ रहा है समझ में? तो आप उसको हर चीज का उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हो, उनको समझा सकते हो। ज्यामिति पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, ज्यामिति भी आप उसको एग्जाम्पल और कहानी के माध्यम से बता सकते हो। बेटा मैं कल अपने घर के छत पे चढ़ा था, सुबेरे सुबेरे टहलने निकला था, टहलने के बाद मैं छत पे गया, छत से मैं सामने वाले घर पे देखा तो वहां पे जो पेड़ था वहां पे आम लगा हुआ था। तो मेरे ख्याल से बेटा वो जब मैं उसको देख रहा था तो मेरी जो दृष्टि रेखा है वो लगभग लगभग 45 अंश के कोण पर होगी बेटा, और हमारे घर की ऊंचाई है लगभग लगभग 40 फीट बेटा। तो मुझे बताइए कि मेरे घर के आधार से वो कितनी दूरी पर है? बच्चा कहानी में खो जाएगा। अब जब कहानी में खो गया, अब उसमें लगाएगा भैया मुझे लंब दिया है और ये कोण दिया है, मुझे क्या निकालना है? आधार निकालना है। लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा, तुरंत लगाएगा वो। और टेन थीटा और थीटा की जगह कितना रखेगा? 45 अंश। तिर्यक गुणा करेगा, उसको आधार मिल जाएगा। तो हर चीज में आप डेली लाइफ में उसको आप फिट कर सकते हो। गणित डेली लाइफ का ही विषय है। गणित आपको पता है वेदों में सबसे महान, सबसे ऊपर स्थान किसका है? गणित का है। तो गणित की महिमा अनंत है, अपार है, और गणित जैसा कोई नहीं है। ये बात आप उनको महत्वपूर्ण दिखाइए कि बेटा अगर आप मतलब गणित में अगर आपको उनको जोर देके सिखाना है तो गणित की प्रशंसा कीजिए, उनकी कमी मत बताइए, गणित की प्रशंसा कीजिए। मेरे को किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट की बहुत बार तारीफ करूंगा, बहुत बार तारीफ करूंगा, बहुत बार तारीफ करूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज आप जो चीज मार्केट से खरीदते हैं वो किसके कारण खरीदते हैं? उसकी क्वालिटी के कारण कि उसके विज्ञापन के कारण? मैं बताऊं, पहली बार खरीदते हैं विज्ञापन के कारण, फिर अगली बार जब भी खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी के कारण। तो आप गणित जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को पहले तारीफों के पुल बांध दीजिए, ठीक है? गणित में उनकी तारीफों के पुल बांध दो। उसके बाद जब उनको आप सिखाओगे, एक बार उनको कोई सवाल कोई समझ में आ गया, एक कोई बच्चा सही उत्तर दे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही उत्तर है, इनके लिए तालियां हो जाए, ऐसे करके आप उनका प्रोत्साहन कीजिए। उनका गणित में उनका स्टेज बहुत ऊपर हो जाएगा। एक बार किसी ने पूछा कि भाई केबीसी में 7 करोड़ का जो सवाल आता है वो तो बहुत कठिन होता होगा, 7 करोड़ का सवाल, और जो शुरू वाला सवाल है 5-7 हजार 10 हजार वाला वो बहुत सरल होता होगा। मैं आपको बताऊं, 5 हजार वाले सवाल का कई सवाल का उत्तर मेरे को नहीं पता होता है। उस समय मैं घर में बोलता नहीं हूँ कुछ भी। इसका उत्तर मेरे को नहीं पता, फालतू कौन भैया अपना नहीं पता होता। लेकिन इसका अर्थ क्या ये है कि मैं गधा हूं? क्यों भैया नहीं पता? तो अगर वो सवाल 7 करोड़ में पूछा होता तो भी नहीं पता, और 5 हजार में पूछा है तो भी नहीं पता। और मान लो किसी व्यक्ति ने इतिहास की बहुत, अब मैं आपको सच में एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ साल पहले का सीजन था केबीसी का, एक ने जो 7 करोड़ जीते थे, जो अपने सिर पे पानी डाल दिया था एकदम, जीतने के बाद इतनी खुशी थी कि वहां गिलास में पानी रखा था, ऊपर डाल दिया एकदम, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो जो उसका अंतिम जो प्रश्न था उसमें इतिहास का कोई वो 14वीं या 15वीं शताब्दी का 1498 का कोई इतिहास का एकदम कोंटे से कोई प्रश्न निकाल के उसको पूछे थे। मेरे ख्याल से अच्छे इतिहास जानने वाले शायद उस प्रश्न का जवाब न दे पाते, लेकिन उनको पता था उत्तर उसका। तो इसका अर्थ क्या है? वो प्रश्न उनके लिए कठिन था कि सरल था? वो प्रश्न उनके लिए सरल था। उसका उत्तर पता है तो भैया सरल है, उसका उत्तर नहीं पता है तो गणित भी ऐसा ही है, गणित भी ऐसा ही है। आप मैं कई बच्चों के आप क्या बताऊं, मैं मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूं। 10वीं और 10वीं के बाद 9वीं 10वीं के बाद अगर 100 बच्चे हैं किसी कक्षा में, 10वीं की कक्षा में, तो मैं अपना अनुभव और किसी एक स्कूल का अनुभव नहीं बता रहा हूं मैं। ये खैरागढ़ के जितने स्कूल हैं या आसपास के गांवों के स्कूल में आप खुद देख लीजिएगा, अगर 100 बच्चे हैं ना 10वीं में, तो नहीं तो उसमें से 50-60 लोग तो बायो चले जाएंगे, क्योंकि उनको साइंस का अपना नाज अनुभव करना होता है, गर्व। नहीं तो आप पता है, आप खुद देख लीजिएगा कितने लोग बायो वाले, मैं बायो और मैथ्स की तुलना कर रहा हूं ना, कॉमर्स या आर्ट्स का भी मेरे को नहीं पता, लेकिन बायो और मैथ्स की तुलना करना आप खुद अपने स्कूल में देख लेना, किसमें बच्चे ज्यादा हैं? बायो में ज्यादा रहेंगे, मैथ्स में गिनती के बच्चे रहेंगे। और वही बच्चे 11वीं 12वीं में गणित पढ़े तो वो कॉलेज में जाएंगे। अब कॉलेज में, इसी कॉलेज में आप देख लीजिए
बायो में 80-80, 100-100, 150-150 बच्चे, गणित में कितने? 15, 20, 22। तो भैया शुरुआत वहीं से हुई है, 10वीं के बाद में उन्होंने गणित और बायो का लाइन अलग अलग बट जाता है। तो क्यों ऐसा? क्या बायो जितने 100-150 लेंगे क्या सब डॉक्टर बनेंगे? जाके डॉक्टर बनते हैं सबके सब? आप लोग रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कितने लोग भाई। आप बोलोगे सर अब बीएससी बायो में कर रहा है तो कोई मेडिकल फील्ड वाला ही करेगा। मेडिकल फील्ड वाले लोग जो करते हैं उन्होंने दिमाग लगा करके सोच समझ करके बायो चुना होता है। कईयों ने दोस्त या सहेली के चक्कर में, हाँ इसने बायो लिया है हमको उसके साथ क्लास में बैठने करके बायो लेते हैं। कई लोग कुछ अच्छा साइंस वाला कहलाना है इसलिए बायो लेते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, गणित बहुत गिने चुने लोग लेते हैं। क्यों ऐसा? क्या गणित कठिन है? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप में से किसी के भी मन में यह है कि हाँ सर गणित तो कठिन है, हमने खुद ठीक से नहीं पढ़ा या हम खुद ठीक से नहीं पढ़ पाए, ये अपने मन से प्रोग्रामिंग निकाल दीजिए। गणित बिल्कुल कठिन नहीं है। गणित एक इकलौता ऐसा विषय है, सुन लीजिए, गणित एक ऐसा इकलौता विषय है जो आपको 100 में 100 दिला सकता है। मेरे पीईटी में एग्जाम में गणित में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। कॉलेज में 50 में से 47, 46, 45, 3-3 पेपर जो होते थे उससे नीचे आए नहीं। हिंदी कितना ही अच्छा बना लो, निबंध में 1-2 नंबर कट जाता है। मतलब होता है ना भाई, गद्यांश पद्यांश की कितनी अच्छी व्याख्या कर लो, वो सामने वाला एक मात्रक देखेगा तो नंबर काट देगा। लेकिन गणित का अगर आप सवाल बनाओगे तो वो टस से मस नंबर नहीं कर सकता। तो बताइए कौन श्रेष्ठ हुआ? और कठिन नहीं है गणित, नहीं है, नहीं है बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। और ये बात आपको बच्चों के मन में भी भरनी है कि गणित कठिन नहीं है। जैसे ही उसको कठिन लगे ले जाइए उसको मार्केट, मतलब मार्केट की कहानी सुना दीजिए उसको। मैं फिर एक बात बताऊं, कैलकुलेशन का जितना जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग अपने मस्तिष्क में उतनी तीव्रता से नहीं कर पाते जितना किराने दुकान वाले और सब्जी दुकान वाले कर लेते हैं। क्या आप इस बात से आप सहमत हैं? आप बोले उनके लिए गणित तो सरल हो गया, क्यों ऐसा हुआ बताओ? दिन भर उनका काम वही है, उनका काम वही है। और मैं इस बात पे जरा भी घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूं, जब 4 आदमी एक साथ सब्जी लेने आते हैं, ठीक है, मैं सब्जी दुकान में भी बैठता हूं, आप में से पता है किसको किसको पता है? हमारी सब्जी की दुकान भी है, तो मतलब पापा जी की दुकान है, वहां मैं भी बैठता हूं। तो जब ग्राहक आते हैं सब्जी खरीदने, जैसे एक ग्राहक आया, पहले 4 ग्राहक तो एक साथ नहीं आते, एक ग्राहक कोई सामान ले रहा होता है तो उस बीच कोई दूसरा ग्राहक आता है। अब वो सामान ले रहा है, टमाटर लिया 1 किलो, खीरा लिया आधा किलो, मिर्ची लिया 10 का, नींबू लिया 20 का, कोई और कुछ सब्जी लिया। वो कॉपी किताब में कोई नहीं लिखता है, वो सब कहाँ यहाँ स्टोर होते जाते हैं। इस बीच दूसरे ग्राहक का भी तौल के देना है, हाथ फास्ट चलाना है। एक का सामान दे रहे हो, उस बीच दूसरा छांट रहे, दूसरे का सामान देना है, तीसरा छांट रहे, उसका सामान तोलना है। वो बोल रहा है मोला 10 की मिर्ची घलो दे दे, 20 के अदरक दे दे और गंवार फल्ली घलो दे दे, तो वो सब उसको देना है, उसका भी हिसाब बताना है, भैया कितना हुआ। अब वो कितना हुआ पूछेगा, अब मैं उसका तौलते रहूं, हिसाब करते रहूं, उस बीच दूसरे ग्राहक तो बिचक जाएंगे ना, वो चले जाएंगे वापस। तो क्या जरूरी है उस समय? मेंटल कैलकुलेशन, कि आपके मन में एक तरफ उसका हिसाब होते जाना चाहिए। जैसे ही पूछे कितना हुआ, बता दो भैया 87 रुपया, बता दो भैया 93 रुपया। वो 500 का नोट निकाल के देते, भैया मेरे पास चले नहीं 500 का नोट। अब फिर मैं सोच रहा हूँ 500 में 83 गया, तो तब तक तो दूसरे ग्राहक चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? तुरंत आपको उसको 83, सबके कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं 83 से पहले 100 तक पहुंचता हूँ। 83, 17, 100, बचा कितना? 400, 417 वापस करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। अब कोई बोल दिया भैया मैं 32 रुपया किलो भाव में 15 किलो में शिमला मिर्च लिया, कितना रुपया हुआ? जल्दी से बताइए। 32 रुपए भाव में 15 किलो जी, 32 रुपए के भाव में 15 किलो 480। कैसे पता चला? यस, तोड़ दीजिए, 32 को मारो गोली भैया, 15 3 45, 450 करो, 15 दूनी 30, 450 और 30 480। ये आप किसी स्कूल वाले गणित को रहा यार मुलाकरन। तो अब देखो, सब्जी वाले और क्या बोलते किराने वाले लोग की बुद्धि इतनी तीव्र होती है, और वैसे आप भी अपने बच्चों की बुद्धि वैसे तीव्र कर सकते हैं, आप उनको डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा समय तक बोल गया। अच्छा चलिए एक काम करते हैं सर, ठीक करो।
चलिए, अब काफी समय हो गया मुझे बोलते हुए, और वैसे भी कोई भी कन्वर्सेशन तब सक्सेसफुल माना जाता है वो जब द्विपक्षीय हो, अर्थात मैं कुछ कहूं तो आप भी कुछ अपने प्रश्न रखें, अपने डाउट्स रखें। तो अब माइक वैसे कुछ नहीं है तो मैं ऐसे रखा हूं, मैं बताया ना अभिनय में बहुत शक्ति होती है, मैं ऐसे माइक रखा हूं तो मैं ज्यादा अच्छे से बोल पा रहा हूं। अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको क्या पता कि इनका माइक ऑन है कि नहीं, मैं असली माइक पे यहाँ लगा के रखा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो मोबाइल में वो लगा हुआ है, मुझे उस आवाज से मतलब है ना, वो जब वीडियो बन जाएगा ना उसके बाद वो आवाज बुलंद होगी, माइक ऑन है देखो मेरा, तो असली माइक ये है, ये बनावटी है, ये एक्टिंग है। तो वैसे ही देखो अभिनय का कितना बड़ा रोल होता है। अभी आप लोग मुझसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा कि उसका उत्तर मैं दे पाऊंगा, लेकिन मैं भरपूर प्रयास करूंगा। जो प्रश्न हो आपको, जिस विषय से संबंधित हो या कुछ भी, मतलब आप पूछ लीजिए, चाहे वो मानवीय भावनाओं को लेकर हो, जैसे अभी क्रोध के विषय पर आज हमने अच्छी चर्चा की, बच्चों को कंट्रोल करने के विषय में हो, गणित के विषय में हो, तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको यथासंभव जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको उसका उत्तर बतलाऊंगा। माइक का इंतजार करें कि माइक नहीं आएगा, खराब है। लाइट नहीं है। कोई भी साथी क्वेश्चन करिए ना, बिल्कुल मेरी क्लास में एक बच्चा है, उसको खुद भी पढ़ने नहीं आता, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको सिखाने का, पर वो नहीं, वो मतलब जैसे एक दिन सिखाई अगले दिन उसको भूल जाता है। तो उसकी मम्मी से मैं बात की, तो मम्मी भी बोलती है उसको शुरू से मैं भी पढ़ाई करती थी, पर पता नहीं कैसे वो भूल ही जाता है, वो ध्यान ही नहीं रहता है, ऐसे पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा था, उसके चलते उसको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछी, मतलब गिनती उसको नहीं आता है, हिंदी पढ़ने नहीं आता उसको, हाँ हिंदी पहचान ही नहीं पाता, तो बहुत कोशिश करी अभी तक, जब से स्टार्ट हुआ तब से उसको गिनती सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 6वीं कक्षा में? जी जी सर। अच्छा, देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें दोष आपका नहीं है, और दोष शुरुआत से है, क्योंकि अंकों को पहचानने का काम तो मेरे ख्याल से हम लोग अरुण उदय और कक्षा पहली में कर लेते हैं, तो अंकों को अगर वो पहचान नहीं पा रहा है तो ये इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू से ही कमजोर पड़ी है। अच्छा, जब वो घर में था तो मैं तो यहाँ उस समय नहीं सिखाया, उस समय ध्यान नहीं दे पाई, और जब मैं स्कूल गया तो धीरे धीरे होते गया, निकल गया तो सीख में आ गई। हाँ क्या मतलब उसके लिए ये मेरे एकदम चिंतन दिमाग में मतलब घूमते रहता है, कैसे सिखाए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जरूर ये एक कंसेप्ट है कि उसको कैसे सिखाया जाए, लेकिन उसको आप अपने मस्तिष्क पे हावी होने न दें, ठीक है। अंततः कुल मिलाकर के आप एक सीमा तक प्रयास कर सकती हैं, ठीक है, तो आप उसको अपने दिमाग में न रखें, उसको छोटी छोटी चीज से सिखाइए, आप गिनती सिखाइए उसको, मैं आपको बताया ना डेली लाइफ से उसको सिखाइए। बच्चों को सिखाने के लिए आप चित्रों का इस्तेमाल कीजिए, चित्र से वो जल्दी सीखेंगे, बोर्ड पर आप चित्र बनाइए कि इसमें इतना गया, ये इतनी काड़ियां हैं, ये काड़ियां गिर गई, कितनी बची, तो जब वो अंक को चित्र के माध्यम से सीखेगा, समझेगा, तो वो जल्दी से कैच करेगा, तो आप उस माध्यम से सिखाइए, और उसकी बार बार उसकी रिपोर्ट जो है वो उसके पेरेंट्स तक पहुंचाते रहिए, उससे क्या है उनको भी पता चलता रहेगा, अगर उनके पेरेंट्स अच्छे से जागरूक होंगे तो वो घर पर भी उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आप अपनी तरफ से प्रयास तो कर ही रही हैं, तो उसमें चिंता की बात नहीं है, बस उनको चित्र के माध्यम से समझाइए, स्टोरीज के माध्यम से समझाइए, प्रोत्साहवर्धन कीजिए। आपको पता है, एक मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि एक बार सर्वे किया गया, और उस सर्वे में कंपनीज की सफलता की जब रेटिंग की गई कि कौन सी कंपनी सबसे अधिक सफल है, कौन से कम सफल है, कौन अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कौन नहीं कर रही है, उसका जब एक चार्ट बनाया गया, सर्वे का जब पूछताछ किया गया, जब पूछा गया कि भाई आपकी कंपनी इतनी सफल क्यों है, तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों की निरंतर प्रशंसा करते हैं, उनका प्रोत्साहवर्धन करते हैं,
उनको किसी भी तरीके से कमतर महसूस होने नहीं देते। आप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार में कमतर महसूस होने मत दीजिए। अगर वो खुद महसूस हो रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए। तारीफ में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप पूछिए मत, एक बार उसकी आप तारीफ कीजिए। खराब प्रदर्शन भी कर रहे हैं ना, वो 0 नंबर भी पा रहे हैं ना, तब भी आप उसकी तारीफ करो। आप बोलोगे सर 0 नंबर में क्या तारीफ करेंगे, तब तो डांटना ही बनता है उसको। आप बोले बेटा देखो आपने हर सवाल की प्रैक्टिस करी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से आपका नंबर कटा है, आप उसको कीजिए। तो मैं आपसे, ठीक है, मतलब आप उसको ऐसे, अच्छा आप जब उसको अपना बच्चा मानेंगे ना, मैं लिख के देता हूं, आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ये लिख के रख लीजिए। दूसरे के बच्चे और खुद के बच्चे में आप खुद मानते हैं कि नहीं मानते, मैं अलग अलग व्यवहार करता हूं करके, नहीं करते, नहीं मानते, कौन कौन पक्का अपने बच्चे के साथ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, अपना खुद की औलाद और स्कूल के बच्चे, पक्का, ठीक है, एकदम। अच्छा जब किसी को दंड देने का समय आता है उस समय पक्का, ठीक है ना, करेक्ट, सही है। अच्छा वो कार्रवाई स्कूल में हो जाती है, घर में नहीं हो पाती, इसलिए अपने बच्चे को ज्यादा दंड, आपको पता है आप अपना बच्चा है मेरी संपत्ति करके आप उसको ज्यादा दंड दे देते हैं, किंतु ये उस पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो दंड अधिक नहीं देना है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं कि भैया हम स्कूल में हमको पढ़ाने भेजा गया, वो बच्चे हमारे नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वो बच्चे हमारे नहीं है, ठीक है, हमारे नहीं है, इसलिए हम उनको हमारा नहीं समझकर पढ़ाते, लेकिन वो बच्चों को उतना भरपूर प्यार करते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बतला रहा हूं, एक हॉस्पिटल में एक नर्स की ड्यूटी है, और उसको किस वार्ड में रखा जाता है, जहां नवजात शिशुओं का जो वार्ड है उसमें उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो जगह जगह सभी बेड्स पर नवजात शिशु हैं और उनकी ड्यूटी है। अब बच्चे तो खुद मुंह से नहीं बोल सकते कि मेरे को क्या चीज की जरूरत है। अब हालांकि अनेक नर्स हैं वहां पे, 2-3 नर्सों की वहां ड्यूटी लगाई गई है, किस बच्चे को किस समय किसकी जरूरत है। अब बताओ वो नर्स के समय में उस समय कौन सी भावना हो सकती होगी जो उतनी महत्वपूर्ण ड्यूटी को वो निभा रही है। अगर किसी बच्चे को दूध की जरूरत होगी तो वो दूध पिलाएगी, पानी की जरूरत होगी तो पानी पिलाएगी, मतलब वो उसकी इतनी ज्यादा, ये सोच की नहीं कि अरे यार मेरी तो ड्यूटी, वो उस समय वो नवजात शिशु है, वो सभी बच्चों को अपना बच्चा समझ करके उससे व्यवहार करेगी। बिल्कुल वात्सल्य जो उस समय रहता है ना, और आप सभी जानते हैं कि स्त्री में ये बिल्कुल प्रकृति द्वारा आता है, उनमें माफ करने वाला हृदय होता है, उनमें माफ करने वाला गुण होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन स्त्रियों में एक अलग स्तर पे होता है। आप इस बात को मानते हैं ना, स्त्रियों में अलग, उनमें जो वात्सल्य की भावना होती है पुरुष में होती है, लेकिन वो उतनी एक्सप्रेस नहीं करता है जितनी स्त्रियां और औरतें एक्सप्रेस करती है। तो आप बच्चों को बिल्कुल अपना मानकर उनको समझाइए, अपना मानकर पढ़ाइए, अपना मानकर ट्रीट कीजिए, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। गुस्सा करना है तो कैसा करना है, एक्टिंग करना है, जैसे अभी मैं माइक पकड़ के एक्टिंग कर रहा हूं वैसा आपको एक्टिंग करना है। उनका प्रश्न बहुत बढ़िया था और वाजिब था, मतलब वैसे प्रश्न से, वैसे समस्या से मेरे ख्याल से सभी स्कूलों में है। अच्छा इसके जस्ट विपरीत वाली समस्या भी हो सकती होगी, एक बच्चा ये जो कुछ बोलता ही नहीं है, जो कुछ सीखता नहीं है, शांत बैठा रहता है, ऐसे भी बच्चे होंगे जो एकदम खतरनाक टाइप के होते होंगे, शरारती टाइप के होते होंगे, हैं ऐसे बच्चे, उनसे उनसे किस तरह निपटा जाए, जो एकदम मतलब कभी कभार तो ऐसी भी घटनाएं होती है कि कोई जाके कहीं जाके पटाखा फोड़ रहा है, कहीं कुछ बेंच टेबल तोड़ फोड़ कर रहा है, होता है ऐसा कुछ। करेक्ट, उनको लीडर बना दो, उनको क्या कर दो आप, लीडर बना दो, और लीडर बनाएगा ना तो भैया वो समझेगा अरे यार मेरे को लीडर बनाया गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं अच्छे से करूंगा काम। उनको लीडर बना दो सर, बहुत बड़े काम दिया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछिए फिर हो गया। मेरे क्लास में आप लोग बता रहे हैं अभी बात का कि जो बच्चे शरारती हैं, अभी शरारत की बात, मेरा
टाइम में पढ़ाने का क्लियर था। इसके पहले प्लानिंग थी तो ऐसे बच्चे को आप बता रहे हैं क्लास में सारे स्कूल में रहते हैं कोई बात नहीं रहती है तो आप ये बता रहे हैं शरारती बच्चों को काम दिया जाए उन्हीं को कैप्टन बना दिया जाए पर हम लोग इससे भी परेशान मतलब ऐसा लगता है कि बात है या नहीं ऐसा लगता है क्योंकि उनको देख के ये दे रहा है कैप्टन भी लगाए उनको यहाँ से चलो तुम अनुशासन में आते हैं तो साथ में पढ़ाई करो तो लगाए अभी वो इतने बहुत अच्छे से बैठ गए नहीं और कैप्टन बना तो वो लोग ज्यादा नहीं सिखाते हाँ सर। इसके साथ मेरे स्कूल में एक अच्छा आठवीं क्लास में वो यहाँ तक कृपया सभी शांति बनाए रखें। हाँ देखिए आप सभी लोग प्रश्नों को सुनिए क्योंकि आपके प्रश्न भी इनसे मिलते जुलते हो सकते हैं, इनके समाधान में आपका भी समाधान छिपा होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। ये तो क्वेश्चन एकदम आम प्रश्न सारे स्कूल में है ऐसा और सबके यहाँ ऐसा ही होता है लेकिन एक क्वेश्चन जो आप इससे पहले थोड़ी देर पहले बात कर